स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। यदि आप पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं, चाहे झारखंड पॉलिटेक्निक हो, बिहार पॉलिटेक्निक हो, या फिर आपको सिंपली ये चैप्टर पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी पढ़ना है, और इस तरीके से पढ़ना है कि आप किसी भी बुक को अगर फॉलो करें, चाहे वह बुक राकेश यादव हो या फिर कोई भी बुक हो, अगर उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रह सकते हैं। ठीक है। और आप लोग भी बैठे हुए हैं तो आप लोग के लिए भी है कि आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान देना, और जहाँ कहीं भी अगर डाउट्स हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। क्लियर है। तो जैसा कि ये चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, तो हालांकि हमारा जो आधार होगा ना वो हिंदी ही होगा। क्लियर है। और इंग्लिश को भी साथ में कवर करते चलेंगे। क्लियर। ठीक है। तो हम लोग क्या अभी हम लोग क्लास 10th में इस चीज़ को पढ़े हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़े थे हम लोग एक चैप्टर में। तो वहाँ पे बात कुछ ऐसा था कि वहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग बनाते थे, वहाँ पे एक मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बहुत लंबा प्रोसेस होता था। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी, है ना, पॉलिटेक्निक हो या कुछ भी हो, तो यहाँ पे हम लोग का टारगेट ये होता है कि बहुत जल्द से जल्द, है ना, 5 से 10 सेकंड में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो इसके ऊपर हमारा मेन फोकस होगा कि किसी भी क्वेश्चन को देख कर हम लोग आंसर कैसे कर पाएँ, तो ये हमारा मेन फोकस होगा। क्लियर है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करें, और सबसे पहले कुछ बेसिक्स की जानकारी के साथ हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे। और मैं बता दूं कि आने वाले 3 क्लास में, ठीक है, जैसे आज एक क्लास होगा, इसके बाद और 2 क्लासेस होंगे, और इस 3 क्लास में अगर 3 क्लास को आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप किसी भी बुक को फॉलो करें, सारे क्वेश्चन आप आराम से बना पाएंगे। ठीक है। शुरू करें क्लास को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा, जो कि आपको क्लास 10th में भी समझ चुके होंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। याद है? चलिए फिर भी हम बताते हैं। देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण, कॉपी में हेडिंग दे दीजिएगा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। इंग्लिश वाले बच्चे क्या देंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, इधर ऐसा कुछ होगा, देखिए ऐसा, ठीक है, कोई एक बच्चा है। अब अगर हम पूछें कि अगर ये सीधा देख रहा है तो कहाँ देखता होगा? ये कुछ इस तरीके से, है ना, यही ना। हम लोग हमेशा क्या मानेंगे कि अगर कोई बच्चा या कोई आदमी या कोई प्रेक्षक क्या होता है पता है? प्रेक्षक जो परीक्षण करता हो, है ना। जैसे कि हम मान लिया जाए देख रहे हैं कि वह जहाज कितना स्पीड से उड़ रहा है, हम क्या करें, परीक्षण कर रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? प्रेक्षक कहलाएंगे। उसी तरीके से मान लीजिए कोई बच्चा खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, और अगर हम बोले कि ये सामान्य स्थिति में किधर देखेगा, सामान्य स्थिति कहने का मतलब ऐसा तो नहीं ना कि ऐसे, ये कोई सामान्य स्थिति हुआ क्या? नहीं, ये ऐसे कोई सामान्य स्थिति हुआ क्या? सीधा नहीं। सामान्य स्थिति क्या होगा? एकदम सीधा। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं क्षैतिज तल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। इस चीज़ को क्या कहते हैं? क्षैतिज तल। ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे ही नॉर्मली देख रहा था, क्षैतिज तल ये था, अब अचानक उसको यहाँ पे एक बादल दिख गया, और बादल थोड़ा कलरफुल था, तो क्या अगर वो बादल को देखना चाहेगा तो उसको नज़रें उठानी पड़ेंगी या झुकानी पड़ेंगी? ऊपर करना पड़ेगा। मतलब जो उसका क्षैतिज तल है, अगर इसको देखना चाहता है तो नज़रें क्या करनी पड़ेंगी? उठानी पड़ेंगी, ऊपर करनी पड़ेंगी, ऊंची करनी पड़ेगी। तो ऊ से क्या बनता है? उन्नयन। तो जहाँ पे नज़रों को उठा करके किसी चीज़ को देखना पड़े, उस चीज़ को क्या कहेंगे हम लोग? उन्नयन कोण। तो ये क्या कहलाया हमारा? उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण हमेशा किसके साथ बनता है? जो आपका क्षैतिज तल होता है, जैसे हम ना, हमारा सामान्य स्थिति जो था उसी के साथ बनता है। समझ में आया बात? ये क्या हो गया हमारा? उन्नयन कोण। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बात समझ में आया कि जब आपको नज़रों को उठा करके देखना पड़े, देखिए ये ध्यान रखना है, ये रो, जब नज़रों को उठा करके किसी चीज़ को देखना पड़े तो उन्नयन कोण। अब यही बच्चा यहाँ पे मान लिया जाए किसी के घर गया, दूसरे के घर, कुछ इस तरीके से घर है, और यहाँ पे ये बच्चा खड़ा है, इस तरीके से छत पे खड़ा है, ठीक है। इंग्लिश में क्या है? छत को रूफ कहते हैं। तो छत पे खड़ा है और सड़क पे कोई आदमी जा रहा है, या कोई पत्थर है, बहुत अजीब सा पत्थर है यहाँ पे, जो भी हो, वहाँ पे कोई पत्थर है, यहाँ पे कोई बच्चा है, छत पे है। अगर अब जैसे यहाँ इसका क्षैतिज तल क्या होगा? क्षैतिज तल मतलब कि सामान्य स्थिति, सीधा देख रहा है। बिल्कुल। तो सीधा देख रहा होगा, लेकिन अब चाहता है वो पत्थर को देखना, तो क्या करना होगा? उसे नज़रों को नीचा करना होगा। तो क्या करेगा? ये इस पत्थर को यहाँ से ऐसे दिखेगा। तो अब क्या करना पड़ा? यहाँ से नज़रों को नीचे करना पड़ा। कहाँ से? क्षैतिज तल ये है, तो क्षैतिज तल से ही नीचे करना पड़ा ना। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ से नीचे करना पड़ा, तो ये चीज़ क्या होगा?
अवनमन कोण, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एक चीज आपने नोटिस करा क्या कि जो भी उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो वो हमेशा किसके साथ बनता है, क्यों क्षैतिज तल के, क्योंकि क्षैतिज तल से ही हमको ऊपर उठ के देखना है, नजरों को उठा के देखना है या नजरों को नीचे करके देखना है। क्लियर है, दोनों बात क्लियर, समझ में आया। अब एक हम आपको स्थिति बताते हैं, जैसे कोई एक बच्चा है जो एक छोटा सा बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है। चलिए बिल्डिंग को थोड़ा बड़ा करते हैं। मान लिया जाए कोई बच्चा इस बिल्डिंग पे खड़ा है, यहां पे, इसको मिटा देगा ये सब। उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आया। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, है ना, कि क्षैतिज तल से यदि नजरों को उठा करके किसी चीज को देखना पड़े और उस स्थिति में जो कोण बनता है क्षैतिज तल के साथ क्या बनता है, मीन्स की नजरों को ऊपर करना पड़ा तो उन्नयन, नीचे करना पड़ा तो अवनमन। और उन्नयन को इंग्लिश में एलिवेशन कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसी को एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे एक स्थिति हम बताना चाह रहे हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसका क्षैतिज तल ये होगा, ठीक है, यहाँ पे एक बादल है, ठीक, और एक यहाँ पे सड़क पे एक पत्थर है, एक ही साथ दोनों का बात कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा आप। ये इसका नॉर्मल स्थिति है, क्षैतिज तल है। अब अगर ये बादल को देखेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, क्योंकि नजरों को क्या करना पड़ा, ऊपर करना पड़ा, एंगल ऑफ एलिवेशन बना। अगर यही चीज पत्थर को यहाँ पे देखेगा तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अवनमन कोण। ठीक, ये एक स्थिति, यहाँ तक तो क्लियर है। अब एक हम स्पेशल स्थिति आप लोग को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ कोई बच्चा छत पे खड़ा है और एक बच्चा सड़क पे है, दिख रहा है दोनों साफ साफ। ये बच्चा का नॉर्मल स्थिति क्या होगा, ये यही होगा ना, इसका ये होगा। हम इसको दोनों को अलग अलग कर देते ताकि आप लोगों को समझ में आए, ये अलग फिगर है, ठीक है। अब जैसे ये बच्चा इसको अगर देखना चाहे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन। और यहाँ पे इस बच्चे के लिए क्या बनेगा, ये यहाँ पे दो स्थिति है। फिर से एक बार बहुत अच्छे से समझिए, बहुत ज़्यादा समय हम लोगों के पास, आराम से पढ़ना है हर एक चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे हम बता रहे थे कि एक बच्चा दूसरे बच्चा को देख रहा था, एक बच्चा छत पे था, एक बच्चा जमीन पे था। अगर इसके लिए हम बात करें तो क्षैतिज तल ये है, नॉर्मल पहले ऐसा देखता होगा, नजरों को नीचे करना पड़ा, अवनमन कोण बना। ये क्या ऊपर करना पड़ा, इसको लाइन तो वही है देखने का ना, तो क्या ये उन्नयन कोण बन गया। अब तो यहाँ पे एक नोटिस कीजिए, क्या ये दो समानांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा है क्या, तिर्यक रेखा, दो समानांतर रेखा है और ये क्या है, तिर्यक रेखा। इस स्थिति में आपको पता है कि ये कोण हमेशा इस कोण के बराबर होता है। कैसे, एकांतर कोण से, मतलब समझ में आया। यहाँ पे ये स्थिति क्या है, आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जब फिगर सेम में रहे, मतलब एक ही सेम फिगर में रहे दोनों कोण, उन्नयन और अवनमन, तो दोनों आपस में इक्वल्स होते हैं। इक्वल है ना, क्यों, क्योंकि दोनों भाई, ये क्या है समानांतर रेखा, ये एक समानांतर रेखा, ये क्या है तिर्यक रेखा। तो अगर ये तिर्यक रेखा है तो ये उन्नयन कोण और ये कोण क्या होगा, अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होगा। लेकिन इस स्थिति में देखिए, उन्नयन कोण यहाँ पे था और अवनमन यहाँ पे था। जरूरी है क्या बादल को हम इतना अगर ऊपर करके देख रहे हैं तो उतना ही नीचे करके देखना पड़े, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण बना, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इक्वल्स हो। मतलब समझ में आया, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था कि हर जगह पे उन्नयन और अवनमन कोण सेम नहीं होते हैं, और इक्वल्स कहाँ होते हैं, जहाँ पे फिगर सेम बने, जहाँ पे दो रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा काटे, वहाँ पे कोण इक्वल होते हैं। बात समझ आई। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसके हेल्प से हम लोग क्या क्वेश्चन को सिर्फ देख करके आंसर कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए, एक हम लोग डिस्कस करते हैं छोटा सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आप किसी भी क्वेश्चन को सेकंडों में कर पाएंगे। मिनटों में तो हम क्लास 10th में करते ही थे, मिनटों में घंटों में करते थे। चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है,
यहाँ पे नाम दे सकते हैं आप ट्रायंगल का बहुत अच्छे सजाने के लिए, ए बी और सी। हालांकि जब हम लोग कंपटीशन में किसी क्वेश्चन को करेंगे तो नेमिंग करना ही नहीं है, समय बहुत बचाना है, ठीक है। तो यहाँ कोई एक ट्रायंगल ABC है और इसके बारे में हम क्या दे दिए यहाँ पे 30 डिग्री। अब आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं, अगर ये 30 डिग्री है, आपको पता है ना टेन थीटा क्या होता है, P बाई बी होता है, ओके। साइन थीटा होता है क्या, यस। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बात करना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर हम टेन 30 निकालें, ये समझना है, इसका कोई यूज़ नहीं है, ये इस चीज़ को हम समझाने के लिए बता रहे हैं। टेन 30 निकाले तो क्या आएगा, 30 डिग्री है ना भाई, तो टेन थीटा होता है P बाई बी। 30 का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग को पता है 1/√3। अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, अभी हम लोग तुरंत प्रैक्टिस में ले आएंगे, इसका यूज़ भी नहीं है, ठीक है। ये बेसिक्स हम बता रहे हैं आपको। और होता क्या है एक्चुअल में, यही होता है ना। तो P इस एंगल के लिए P कौन है, P क्या होता है, परपेंडिकुलर, हिंदी में क्या कहते हैं, लंब। तो P किसको कहते हैं, जिस एंगल के बारे में बात किया जाए उसके अपोजिट में जो होता है वो P कहलाता है, और जो उसके साथ में होता है वो B कहलाता है। और H जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, 90 के सामने वाला हमेशा H कहलाता है। तो इसके सामने P है, और P कितना दिया हुआ है जी, 1 कहाँ से आया, क्योंकि ये 30 डिग्री था और 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है 1/√3 होता है, तो ये 1 हो गया। B क्या है अब, √3, मतलब ये कितना होगा। और अब आप लोग को पता है क्या, अगर ये 1 है, ये √3 है, तो ये कितना होगा, वो होगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है जी, h² = p² प्लस, क्लियर है। h की जगह पे तो कुछ है नहीं, दिया हुआ नहीं है। p की जगह पे क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना, 3। अब यहाँ पे समझिए क्या होगा, कितना हो गया 4, h² = 4, तो h = कितना, √4, इसको चलिए h = और वैल्यू कितना आया, +-2 होता है। लेकिन यहाँ पे ये एक लेंथ है इसलिए माइनस तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा, समझ में आया। हम मिटा दे पाइथागोरस को। ये बेसिक्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सेकंडों में करेंगे, 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर करेंगे, लेकिन इसको ध्यान रखना है। एक चीज़ समझ में आया कि अगर 30 डिग्री हो तो बेस में √3 होता है, सामने 1 इधर 2। अब आप बोलेंगे कि सर टेन 30 से ही क्यों, साइन 30 से भी तो ऐसा आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2, और साइन थीटा होता क्या है, P बाई, तो P की जगह पर कितना 1, H की जगह पर कितना, देखिए तो 1 2 आ गया, और फिर पाइथागोरस से इसको निकाल लेते। मतलब आप किसी से भी फॉलो करते तो ये चीज़ आना ही था। बात समझ में आई। अब हम लोग आगे बढ़ें। चलिए एक और फिगर होता है, ये सारा फिगर आपको बेसिक्स में काम आएगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक हम लोग और राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब की हम लोग क्या बनाते हैं, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे जरा बताइए, टेन 60 डिग्री का अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना होता है, कुछ नहीं तो नीचे 1, √3/1 लिख सकते हैं। अब बताइए होता क्या है, P बाई बी होता है, मतलब P कितना, इसको हम लोग P क्यों बोले, क्योंकि जिस एंगल के बारे में बात हो रहा है उसके सामने वाले भुजा को P कहते हैं। P क्या कहने का मतलब, लंब कहते हैं, ठीक है। और B कितना हो गया, 1। अब फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, ये कितना आएगा, 2। कैसे, P का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना, 3, और 1 का स्क्वायर 1, 4 हो गया, और H से जो इधर रूट आएगा क्या बनेगा, 2 बन जाएगा, +-2, ठीक है। चलिए बैठिए, तो +-2 क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है ना। अब फिर यहाँ से भी आप साइन थीटा को अप्लाई करेंगे, साइन 60 निकालेंगे, फिर से वैल्यू वही आने वाला। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट है फिगर, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कितना, ये 45 डिग्री, इसका भी नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पे अगर आप साइन 1045 बात करें, साइन 45 बात करें, किसी से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर 1045 बात करें तो कितना होता है वैल्यू, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ही होता है। 1045 वैल्यू 1 होता है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। समझ आ रही बात। तो अब बताइए यहाँ से P कितना आ गया, P भी 1, B भी 1, ठीक है। यहाँ देखिए 1045 = 1/1, और ये क्या होता है, P बाई बी होता है, तो P भी 1, B भी 1। फाइनली कितना आ गया, इस चीज़ को क्या कहेंगे हम लोग, समझ आ रहा है बात। यहाँ पे हमने जो पढ़ा,
अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। फिर से एक बार देखिए, हम आपको बार बार ये इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे 30 डिग्री रहा तो तुरंत याद कीजिए, जैसा ही 30 डिग्री हो गया तो जो उसका बेस होता है कितना होगा, सामने कितना, इधर कितना। अगर यही एंगल 45 हो जाए तो सामने कितना, इधर कितना, वेरी गुड। यहाँ अगर 60 हो जाए तो क्या देंगे इधर, यहाँ। क्लियर है बात, समझ में आया। वही 3 बेस जो है आपका बहुत मतलब पॉलिटेक्निक एग्जाम में मतलब इसी से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इस चीज़ को अब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग और बात करेंगे। देखिए, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, हम बात करें वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, मान लिया जाए कोई 2 बच्चा है, ठीक है, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है। क्या है, कोई 2 बच्चा है, कोई 2 बच्चा है, क्या क्या, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है, कुछ भी दे सकते हैं, अजय विजय कुछ भी, ठीक। 2 बच्चा है, हम बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसे हैं और हम उन दोनों को पैसे दे रहे हैं 1:2 में। क्या पैसे दे रहे हैं, 1:2 में कुछ पैसे दे रहे हैं, ठीक है। और हम ऐसा बोल दें कि हम जो ए को जो है अगर वो 5 रुपये देते हैं तो बी को मुझे कितना देना होगा, 10 रुपये। फिर से सुनिए, यही मेन पूरा ट्रिग्नोमेट्री जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, जो भी चीज़ें पढ़ेंगे हर जगह यही काम आने वाला है, अनुपात। इसको हम लोग रेशियो मेथड कहते हैं। फिर से समझिए, ए और बी कोई 2 बच्चा है, हमने क्या कहा कि हमने उन दोनों को पैसे दिए 1:2 में। फिर हम बोल दिए कि नहीं नहीं 1:2 में तो हम उसका हिस्सा लगाए हैं कि अगर इसको 1 देते हैं तो उसको 2 देंगे, लेकिन हम इसको दिए कितना है, 5 रुपये, तो इसको कितना देंगे, कैसे पता किया, 1 है तो डबल है तो 5 का डबल 10। हाँ, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम इसको 1 रुपये देते तो इसको कितना देना होता, 2 रुपये देना होता। अगर हम इसी को 2 रुपये दे देते तो इसको कितना देना होता, 4 रुपये। कैसे पता कर पा रहे हैं, तरीका क्या है, देखिए, जैसे इसको 1 दिए हैं तो अब कितना दे रहे हैं इसको, 2, कितना गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा, तो इसको भी अब कितना गुना करेंगे, समझ में आया। हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं हम इसको 5 रुपये दिए हैं, कितना गुना ज़्यादा, 5 रुपये, 5 गुना ज़्यादा, तो अब इसको भी कितना गुना करना पड़ेगा। देखिए आंसर आपका मिल रहा है ना, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो इसी पे बेस्ड होगा हमारा टोटल कॉन्सेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस का, और आगे जो क्लासेस होंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमने क्या बताया कि 3 क्लासेस में हम लोग पूरी चीज़ों को खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है बहुत, हम लोग एक छोटा सा इजी क्वेश्चन लेंगे, फिर हम लोग अच्छे लेवल पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई निर्धारित कीजिए। एक हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए किसी भी, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो, चाहे टाइम एंड वर्क, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले हमारा कोशिश क्या होता है कि कम से कम समय में सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन को पढ़ें और उसको समझ लें, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने में भी तो टाइम लगता है ना, तो इस चीज़ से हम लोग को थोड़ा सा बचना है। एक बार पढ़ना है फिर समझ लेना है, कोशिश करना है इस चीज़ का। तो अब आप सुनिए, वहाँ नहीं, आप यहाँ सुनिए क्या है बात कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी है। आपके दिमाग में फिगर आना चाहिए, एक सीढ़ी कुछ होगा, दीवार पर टिकी होगी, ठीक है, तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई निर्धारित कीजिए। बात समझ आया, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। तो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि कोई एक दीवार है और कोई एक सीढ़ी इसके साथ टिका हुआ होगा, और यही सीढ़ी भूमि के साथ कितना डिग्री बना रहा है, और सीढ़ी का जो निचला बिंदु है दीवार के निचले बिंदु से कितना दूर है, यहाँ तक क्लियर है। हमें क्या बताना है, सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी कौन है, ये सीढ़ी है, हम एच, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में बात करें तो एच हमें बताना है। बात यहाँ तक क्लियर है। चलिए कैसे बताएंगे, अभी जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो भाई 60 डिग्री जब भी रहता है तो सामने कितना होता है, √3। देखिए वहाँ पे 60 जब भी रहे तो सामने कितना, नीचे कितना, इधर कितना, ठीक है। अब जरा बताइए, इधर होता है 1 लेकिन है कितना, कितना गुना ज़्यादा। जैसे कि वही बात, वो बच्चों वाली बात कि 1 था और 5 था,
तो हम 1 के जगह कितना दिए थे 5, कितना गुना ज़्यादा 5 गुना। सेम उस तरीके से इसका होता है हिस्सा कितना 1, लेकिन दिए कितना इसको 4.5, कितना गुना ज़्यादा 4.5 गुना ज़्यादा। जब इधर 4.5 गुना ज़्यादा तो इधर भी कितना 4.5 गुना ज़्यादा। तो जैसे ही आप इधर 4.5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4.5 को जब 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 9। आप ऐसे कर सकते हैं ना, देखिए इसको काटिए, नीचे कितना 10, 5 बार में 2 कम 2 2 5 10 और 9 5 45। तो ये तो इतना करना ही नहीं है, 4.5 को 2 बार किया तो 9 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, सीढ़ी की लंबाई कितना हो गया, समझ में आया। आगे बढ़ें, चलिए अब हम लोग अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। देखिए हाँ सेकंड क्वेश्चन है। तो अब आपके पास एक और चीज़ था। अब इसी चीज़ को, इसी क्वेश्चन को बिना देखे, मतलब बिना पेन छुए कैसे बनाएंगे, हम लोग इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। जैसे जैसे अभी क्लासेस बढ़ेंगी ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बिना टच किए कॉपी को कैसे बना पाएंगे। देखिए आप खुद से दिमाग में सोच कर देखिए, क्या था, एक सीढ़ी था जो दीवार से लगा हुआ था। समझिए दीवार है, एक सीढ़ी लगा हुआ था, 60 डिग्री कोण बना रहा था और नीचे का दूरी कितना था 4.5। अब आप खुद सोच कर देखिए कि एंगल कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा तो भाई सामने होगा √3, नीचे होगा 1 और इधर 2। √3 1 2, 1 की जगह पे दिया कितना है 4.5, कितने गुना ज़्यादा 4.5 गुना ज़्यादा। तो हमें इधर बताना है तो 2 से गुना कर देंगे। समझ आ रहा है बात। तो क्या फिगर बनाने की जरूरत था यहाँ, नहीं था। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, बिना फिगर बनाए ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी होगा तो बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग बेसिक से बात करते हैं। एक और क्वेश्चन है, एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी कितना है 90 मीटर है। फिर से समझना है, एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक, डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक कितना दूरी है 90 मीटर है। डोरी भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, पतंग की ऊंचाई निकालिए। कुछ समझ में आया। हाँ 45√3 मीटर। कैसे, देखिए फिर से समझिए बात, आप फिर से समझ गए, आंसर आया। लेकिन एक बार हम लोग फिर से करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा था कि एक कोई पतंग उड़ रहा होगा यहाँ पे। देखिए बहुत अच्छा हम पतंग बनाते हैं, अभी पतंग उड़ रहा होगा, लेकिन हम लोग क्या मानेंगे कि इतना बड़ा पतंग नहीं, वो एक पॉइंट मानते हैं हम लोग उस चीज़ को। क्या मानते हैं कि पॉइंट पे पतंग उड़ रहा होगा और भूमि के किसी बिंदु के साथ कितना डिग्री 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और हमें क्या पता करना है कि ये दिया हुआ है कि इसमें क्या है, कोई ढील ना हो और इसका कितना मीटर है। ये तो आपके दिमाग में फिगर बना था, आया था आंसर, आ गया था ना। तो ये 90 मीटर है। अभी जैसे हमको पता है कि 60 होगा तो इधर कितना, इधर 1 2, लेकिन है कितना, कितना गुना ज़्यादा 45 गुना ज़्यादा, 45 गुना ज़्यादा। फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए। एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक 90 मीटर है। एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है। 90 मीटर दे दिए। अच्छा एक ऐसा भी तो हो सकता था ना, पतंग उड़ रहा है और ऐसे 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 हो डोरी। ये भी तो है, कभी कभी होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा मतलब हवा कम हो जाए तो ऐसा हो जाता है, गिरने लगता है पतंग। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि इसमें तो ढील नहीं है, सॉरी ढील है ना। तो अब मान लीजिए ये 100 मीटर का है, हमारा डोरी जो है 100 मीटर का है, तो क्या ये 100 मीटर भी शो करेगा, नहीं, क्योंकि तो ऐसे ऐसे है ना। मान लीजिए कुछ इस तरीके से हो जाए कि यहीं पे ये सारा धागा है, कुछ इस तरीके से हो जाए तो क्या ये अपना एक्चुअल लेंथ को नहीं शो करेगा। इसलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब वो सीधा सीधा है एकदम। समझ में आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन बन गया, अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा तो अभी पेशेंस रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास 10 से अभी निकल कर आए हैं, तो वहाँ पे वो लोग बहुत साइन थीटा कॉस थीटा कर रहे होंगे, है ना। और बहुत सारी जगहों पे यही इस तरीके से पढ़ाया जाता है यार, साइन थीटा कॉस थीटा बड़ा बड़ा करके। तो वैसे नहीं करना, हम लोग को एग्जाम में देखते आंसर करना है। सारे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, देखते आंसर करेंगे। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आइए क्लास 1 आपके पास एक क्वेश्चन होगा। क्लास 1 फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग क्या लेते हैं, सबसे नीचे जो क्वेश्चन है वो देखिए, दिख रहा है क्वेश्चन। एक वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के कारण टूटकर भूमि की सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्या समझ में आ रहा है अभी तक।
पेड़ है जो आंधी से टूट गया है उसका, तो कोई पेड़ होगा आंधी से टूटा आधा से या कहीं से भी और गिर गया, भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाया? कौन बनाया? हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग सीखें कि हम लोग सिर्फ एक बार पढ़ें और कैसे समझ पाएं। फिर से सुनिए एक बार। एक वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के कारण टूटकर भूमि की सतह से 60 डिग्री का कोण बनाता है। जड़ और बिंदु पर वृक्ष का शीर्ष भूमि को छूता है और इसके बीच की दूरी कितनी है? 25 मीटर। वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझिए बात को, क्वेश्चन क्या कह रहा था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक पेड़ है देखिए यहाँ पे एक पेड़ है और वो कहीं से टूट गया ऊपरी भाग से, मान लेते हैं यहाँ से टूट गया और कुछ इस तरीके से भूमि के साथ कोण बना दिया यहाँ पे। ये तो हमारा भूमि है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये भूमि है। ये पेड़ था, इतना यहाँ से यहाँ तक पेड़ था और ये टूटकर कुछ इस तरीके से कितना डिग्री कोण बनाया? 60 डिग्री। अब बता रहा है कि जिस बिंदु पर ये टूटकर सटा हुआ है जमीन से, वहाँ से और इस पेड़ के जड़ की दूरी कितनी है? 25 मीटर। वेरी गुड, ठीक है। अब हमें बताना क्या है? वृक्ष का ऊंचाई। अगर हम आपसे पूछें वृक्ष का ऊंचाई, तो आप ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो टूटा है अगर उसको हम खड़ा कर देते हैं तो वृक्ष का ऊंचाई मिल जाता। तो अगर आपको वृक्ष का ऊंचाई ज्ञात करना है तो ये चीज़ और ये दोनों पता होना चाहिए और उसके बाद जोड़ देंगे दोनों को, वृक्ष का ऊंचाई मिल जाएगा। तो हम लोग पता कैसे करेंगे? आपको पता है 60 डिग्री होगा तो क्या करना होता है? सामने √3। देखिए वहाँ पे सामने कितना, इधर कितना, इधर कितना 2, लेकिन यहाँ 1 नहीं है, क्या है? 25 है। कितना गुना ज़्यादा? 25। ये समझ में आ रहा है कि हम लोग किस तरीके से तुलना कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे बच्चों वाली बात था कि 1 था, 5 था, 1 था, 2 था। एक को अगर 5 दे रहे हैं 2 गुना ज़्यादा तो दूसरे को भी 2 गुना ज़्यादा। तो अगर यहाँ 1 होता है हमारे अनुपात के हिसाब से, लेकिन दिया है 25, कितना गुना ज़्यादा है? 25 गुना ज़्यादा। तो यहाँ भी 25 गुना ज़्यादा और यहाँ भी 25 गुना ज़्यादा। तो क्या करेंगे? यहाँ भी हम गुना करेंगे 25 के साथ, यहाँ भी गुना करेंगे 25 के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 √3, यहाँ पे हो जाएगा 50। लेकिन हमें पूरी पेड़ की ऊंचाई चाहिए थी, तो इस चीज़ को और इस चीज़ को जोड़ना होगा, ऐड करना होगा। क्यों ऐड करना होगा? क्योंकि एक वही पेड़ तो है। अगर ये पेड़ टूटा नहीं रहता तो इधर नहीं गिरता, और नहीं गिरता तो इतना बड़ा रहता है ना। तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो हमें किसको किसको जोड़ना है? 25 √3 प्लस 50 या 50 प्लस 25 √3। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या होगा? वेरी गुड। अब देखिए बहुत सारे बुक में कहीं कहीं एग्जाम में सिर्फ यही आंसर हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये आंसर नहीं होता। लेकिन तो आपको क्या करना है? एक वैल्यू पूरा हमेशा के लिए याद कर लेना है। क्या याद करना है? √3 का जो वैल्यू होता है क्या होता है? 1.732, ये याद रखना है। और किसी किसी बुक में क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन में ही बोल देगा कि भाई 3 अंक नहीं लेना है, आपको 2 अंक लेना है। √3 का वैल्यू 1.73 लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही लेंगे। और नहीं बोलेगा तो इतना लेंगे। यहाँ पे आंसर हम लोग यही छोड़ सकते हैं, या फिर हम लोग आंसर को दशमलव में लेकर जा सकते हैं, जैसा ऑप्शन रहेगा आपके एग्जाम में। देखिए हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। ये 25 रह गया और आप 1.732 और इधर +2, क्या 3.732 कैसे ऐड किए? 3.732 हो गया। अब जैसे ही आप क्या करिए, इस चीज़ को हटा लीजिए, हट गया तो नीचे कितना? और अब 25 से काटिए, कितने बार में? 100 कटा 4 बार में और 1 0, 40 बार में। अब क्या कीजिए? डिवाइड कर लीजिए, तो कुछ आएगा यहाँ पे। जो आंसर होने वाला है सही है क्या? बिल्कुल सही है। हम लोग डिवाइड करना था कितना? 3732 डिवाइडेड बाई 40, यही ना। तो हम यहाँ से सिंपली डिवाइड करेंगे और इसका अब चाहे तो एक और तरीका था, ये हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसके बाद दूसरा तरीका हमारा ये था कि आप डिवाइड से बचिए 25 और यहाँ पे 3.732 ना, 3.732 सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए। आप यहाँ पे 2 तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तो पॉइंट हटाइए और याद रखिए क्या कि 3 के बाद डेसिमल देना है मुझे। और एक दूसरा तरीका ये है कि 25 को जब 3 से गुना करेंगे तो 25 या 75, और जब 25 को 732, समझ में आ रहा है, लगभग 8 के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे जैसे ही आप 25 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 75 हुआ है और यहाँ से भी 25 से थोड़ा सा कम होने वाला है। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं? तो कुछ इस तरीके से कीजिएगा तो रिजल्ट जो आने वाला है वो होगा 98.3
25। मल्टीप्लाई कर लेंगे या मल्टीप्लाई करके दिखाएं? कर लेंगे, बहुत अच्छा। और पॉलिटेक्निक में उतना डेसिमल में नहीं देगा आपको, यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन यहीं पे रहने देगा। समझ में आ रहा है बात? आगे बढ़ें, चलिए एक और क्वेश्चन जल्दी से लेते हैं। एक 15 मीटर ऊंचा खंभा कुछ ऊंचाई से टूट जाता है। इस तरह खंभे का टूटा हुआ भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। वह ऊंचाई ज्ञात करे जहाँ से खंभा टूटा है। फिर से समझे क्वेश्चन को, समझ में आया? क्या बोला जा रहा था कि 15 मीटर का खंभा था, कुछ ऊंचाई से टूट जाता है, ठीक है, और टूटने के बाद कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का। और अब हमें बताना है कि पूरा जो क्या बताना है जी, वह ऊंचाई ज्ञात करे जहाँ से टूटा है। कहाँ से टूटा है वो बताना है हम लोग को। तो एक 15 मीटर का खंभा था, पूरा की ऊंचाई कितना है? लेकिन क्या है, मानते हैं कि कहीं से टूट गया होगा, यहीं से टूट गया और गिर गया इधर। तो भूमि जो है वहाँ से कितना डिग्री बनाया? तो हमें क्या बताना है कि कहाँ से टूटा है, कितना ऊंचाई से टूटा, मतलब ये बताना है हम लोगों को। समझ में आया बात? खंभा टोटल कितना था? 15 मीटर, ये ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं आपको डाटा दिया रहेगा ताकि आप आंसर कर पाओ। तो अब बताइए 30 होता है तो सामने कितना? हाँ देखिए, तो सामने 1, इधर इधर। अब अगर हम लोग सिर्फ इसको भूल जाएं, 15 मीटर दिया या नहीं दिया भूल जाएं, अगर हम आपसे पूछे कि ये दोनों, ये खंभा था तो खंभा का ऊंचाई यहाँ से कितना हो रहा? 3 हो रहा। कैसे 3 हो रहा? क्योंकि देखिए 1 और इधर 2, 3 हो गया। तो अब जरा बताइए 3, लेकिन खंभा का ऊंचाई यहाँ से 3 हो रहा है और यहाँ से खंभा का ऊंचाई कितना हो रहा है? कितना गुना ज़्यादा? 5 गुना ज़्यादा। फिर से समझिए, यहाँ से और ये चीज़, ये तो खंभा ही है ना, खंभा ही टूट के गिरा है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग हमारा खंभा का ऊंचाई 3 हो रहा, लेकिन एक्चुअल में दिया हुआ है 15। कितना गुना ज़्यादा? 5 गुना ज़्यादा। ये 15 क्या है? दिया है ये ऊंचाई। लेकिन अब एक चीज़, यहाँ 5 गुना करना पड़ा तो सब जगह 5 गुना करना पड़ेगा। हमें किस चीज़ को निकालना है? हमें निकालना है कि कहाँ से टूटा है। तो यहाँ भी 5 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 5। तो मतलब कहाँ से टूटा है? 5 मीटर। अगर ये मीटर है तो ये भी कितना से? 5 मीटर। समझ में आया बात? समझ में आ रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग लेते हैं, जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे। एक 6 फीट लंबे आदमी की छाया 4 फीट लंबी है, उसी समय एक झंडे की छाया 50 फीट लंबी है। झंडे की ऊंचाई ज्ञात करें। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या बोला जा रहा है कि एक 6 फीट लंबे आदमी की छाया 4 फीट है। 6 फीट लंबे आदमी की छाया, छाया भाई आदमी ऐसा है तो छाया तो इधर ही होगा ना, ऐसा तो नहीं कि छाया इधर हो जाए। छाया कितना? हमेशा इधर ही होगा। तो 6 फीट है तो इधर कितना है? 4 फीट। अब छाया है तो जरूर कहीं ना कहीं सूरज होगा, तभी छाया बना होगा। मान लेते हैं कुछ ऐसा। फिर से समझिए, 6 फीट आदमी था, 4 फीट का छाया बना। अब सूरज अगर इसके साथ कोई एंगल बना रहा है, मान लेते हैं 30 डिग्री बना रहा है, 40 डिग्री बना रहा है, 41 डिग्री बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, उसी समय अगर कोई यहाँ पे है, पता नहीं कितना है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये जो है वो 50 फीट का छाया बन रहा। फिर से समझिए बात को, सूरज अगर इसके लिए 41 डिग्री या 30 डिग्री कुछ भी बना रहा है तो वही एंगल इसके लिए बनाएगा, क्योंकि बात हो रहा है उसी समय, बात हो रहा है उसी समय। तो अब बताइए 6 फीट का अगर 4 फीट छाया बना रहा है, अब ये 6/4 क्या बताता है? किसी एक एंगल को ही तो बताता है। जैसे अगर हम बात करें sin थीटा इक्वल टू P/H, ये पढ़े थे आप लोग, tan थीटा P/B पढ़े हैं ना। तो ये होता क्या है? ये होता है कि किसी एक अनुपात को बताता है। अगर हमारे पास अनुपात दिया हुआ है 6/4, मतलब कि ये कोई ना कोई एंगल को बता रहा होगा। जैसे अगर हम बोल देते यहाँ 1 है, यहाँ √3 है, तो 1/√3 क्या बताता? tan 30 को बताता। अगर हम बोल देते √3 इधर 1 तो क्या बताता? tan 60 को बताता, ये 60 डिग्री को बताता। तो मतलब समझना है कि ये 6/4 किसी न किसी एंगल को बता रहा होगा। क्लियर? अब वही चीज़ मान लेते हैं कि टावर का ऊंचाई 1 है और इसका छाया 50 मीटर है, तो ये भी किसी न किसी एंगल को बता रहा होगा। लेकिन सूरज एक ही समय है तो दोनों जगह क्या होगा? एंगल सेम होगा। और अगर एंगल सेम है, इधर 60 इधर 60, तो दोनों को जो बताने वाला है वो भी क्या होगा? जैसे सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये जो है वो y डिग्री का एंगल बता रहा है 6/60। जैसे अगर यहाँ 1 होता, यहाँ √3 होता तो कितना बताता? 30 डिग्री। लेकिन हमें तो नहीं पता ना, तो मान लेते हैं 6/4 y डिग्री को बता रहा, तो ये भी कितना डिग्री बताएगा? तो ये दोनों जब इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं x/4 इज इक्वल टू 6/4, क्योंकि ये भी y डिग्री है, सॉरी x/50 ना,
क्योंकि ये भी y डिग्री है और ये भी y डिग्री है, अभी जैसे हम बताएं। तो ये सब हम बेसिक बता रहे हैं, एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 6/4 इज इक्वल टू x/50 डायरेक्ट आंसर करेंगे हम लोग। अब देखिए कैंसिल आउट कीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 50 को उधर भेज दीजिए, कितना 150, और 150/2 कितना 75। तो x बराबर कितना है 75। 75 क्या होगा, फीट होगा, क्योंकि सब फीट में दिया हुआ है। क्लियर है बात, आगे बढ़े क्वेश्चन। बहुत अच्छा, समझ आ रहा है ना? हाँ ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 20 मीटर ऊंचे भवन व एक टावर के शीर्ष के बीच उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। टावर के निचले स्तर पर 45 डिग्री का अवनमन कोण है, तो टावर की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। इस टाइप के क्वेश्चन को समझते ही आपको समझना है कि पहला टावर से दूसरा बड़ा होगा या दूसरा छोटा होगा। तो वो कैसे पता करते हैं हम लोग, एंगल से। अगर उन्नयन कोण बोल दिया जाए तो उन्नयन कोण ऐसे तो नहीं बनेगा, ऊपर करना पड़ेगा, मतलब हमसे बड़ा होने वाला है। तो देखिए क्या बोल रहा, 20 मीटर ऊंचे भवन व एक टावर के शीर्ष के बीच, 20 मीटर ऊंचे भवन और एक टावर के शीर्ष के बीच उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है, मतलब इससे बड़ा होने वाला है वो। अगर टावर छोटा बना दे भवन से तो उन्नयन कोण तो नहीं बनने जा रहा है, दोनों के शीर्ष के बीच अवनमन बन जाएगा। तो इसलिए टावर जो होने जा रहा है वो बड़ा होगा। 20 मीटर ऊंचे भवन व एक टावर के शीर्ष के बीच 60 डिग्री का उन्नयन कोण है, वह टावर के निचले स्तर पर 45 डिग्री का अवनमन कोण है। यहाँ से शीर्ष से कितना है, ये आपका नॉर्मल था, तो यहाँ पे कितना है उन्नयन कोण, और इसी से टावर के निचले स्तर का कितना कोण है 45 डिग्री है। हमें क्या बताना है, ये कितना मीटर का भवन है, ये 20 मीटर का भवन है यहाँ से यहाँ तक। हमें क्या बताना है, टावर की लंबाई, हमें टावर की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। अब जरा आप खुद सोच कर देखिए, अगर ये 20 मीटर है तो यहाँ से 20 मीटर, क्लियर बात। अब जरा खुद सोच कर देखिए, ये 45 है तो इधर कितना 45, देखिए वहाँ पे 45 के सामने 1 साथ में 1, तो 45 के सामने 1 साथ में 1, फिर 60 है तो 60 के सामने कितना √3, साथ में कितना 1। मतलब अब एक चीज़ यहाँ से समझ में आया, इधर कितना और इधर कितना होता है 2 और इधर कितना होता है √2। इसका तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी लिख देते हैं हम लोग। चलिए अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है कि यहाँ 60 है, यहाँ 45 है, दोनों बता रहा है कि 1 है। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एक, चलिए हम आप लोगों के लिए बनाकर दिखाते हैं, ये बता रहा है 60 डिग्री और ये बताए 30 डिग्री। तो उस केस में क्या होगा, 60 के सामने कितना, इधर कितना, इधर कितना 30 के सामने कितना 1, इधर कितना √3, इधर कितना। यहाँ पे हम क्या समझाना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हमें। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 60 डिग्री है तो 60 के सामने √3 होता है, और ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना 1, और ये 45 है तो 45 भी बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना 1। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ को बता रहा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 60 है भाई, तो 60 बता रहा है कि ये 1 होगा, और ये 30 बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक √3 होगा, तो यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेम करते हैं। सेम करते हैं मतलब क्या, कि आपको पता है कि हम जब मल्टीप्लाई करना चाहें तो तीनों में मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे 1 रुपये और 5 रुपये वाली बात थी, इसको हम 2 से किए तो उसको भी 2 से करेंगे, इसको 3 से किए तो उसको भी 3 से करेंगे। तो समझिए कि अगर यहाँ है 1 इधर √3, तो अलग अलग चीज़ तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये दूरी जब इतना ही है तो क्या होगा, कोई भी बताए तो वही बताना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस 60 डिग्री वाले में क्या कर देंगे, चारों तरफ √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, देखिए तो 1 गुना √3 कितना, इधर कितना 3, इधर कितना 2√3। तो अब देखिए ये 60 डिग्री वाले भी, ये अब इसको कितना बता रहा है √3, 30 वाला भी √3 बता रहा है, तब सेम हो गया। अब हम लोग काम करते हैं, समझ में आया बात। हम लोग आगे के लिए भी थोड़ा सा पढ़ लिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वैसा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही बता रहा। तो सिंपली अब जरा आप बताइए, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना था 20, तो यहाँ भी कितना है, अब 20 क्या बता रहा है, 1 यहाँ होता है 30, यहाँ 45 के अकॉर्डिंग 1 है, कितना गुना ज़्यादा, तो यहाँ पे जो होगा कितना गुना ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा, यहाँ कितना 20 गुना ज़्यादा। तो यहाँ जब 20 करेंगे तो कितना 20√3, और ये कितना 20, तो कितना आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें टावर की ऊंचाई चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक फुल ऊंचाई होगी, यहाँ से पता है 20 और इधर 20√3, तो कितना आंसर हो जाएगा, ये 20 + 20 √3।
कॉमन कर लीजिए, क्या होगा 20 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा कितना √3। अगर आंसर यहाँ है तो छोड़ देंगे और नहीं होगा तो क्या करेंगे 20 कितना, कैसे हुआ समझ में, यहाँ 1 और इसका वो √3 का वैल्यू 1.732 आंसर कर दिए। अब आंसर होगा तो छोड़ देंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ लीजिए, दिमाग में रखिए कि ये पॉइंट हट गया, कितना पॉइंट देना है 3 अंक के बाद, यहाँ पे इस जीरो को हटा दीजिए। ध्यान रखना है क्या, 2 चीज़, एक 3 अंक के बाद पॉइंट देना है और क्या एगो जीरो देना है, 2 चीज़ ध्यान रखिए। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 गुना 2 कितना 4, 3 गुना 2 कितना 7 गुना 2 कितना 2 गुना 2 4 और 1 5। क्या करना था, एक जीरो देना था, 3 अंक के बाद डेसिमल देना था, 1 2 3 आंसर। अब पता है कि डेसिमल के बाद जीरो को जो लास्ट में वैल्यू होता है, लास्ट में जीरो कोई मीनिंग नहीं होता, तो क्या लिख सकते हैं 54. क्लियर है ये चीज़, समझ में आ रही बात। चलिए तो आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा, क्या है आंसर 64 नहीं बोलते, डेसिमल के बाद हम लोग एक एक डिजिट को काउंट करते हैं, 54.64 इस तरीके से। आगे बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। 1.6 मीटर, अब थोड़ा हम लोग फास्ट करें क्या, चलिए 1.6 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी टावर से 45 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, टावर की ऊंचाई कितने मीटर होगी। क्या बोला जा रहा है, 1.6 मीटर का कोई व्यक्ति टावर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण क्या बना रहा है इसका 30 डिग्री का, टावर के शीर्ष के साथ उन्नयन कोण बना रहा है। उन्नयन कोण तो मतलब टावर इससे बड़ा होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोच पा रहे हैं कि टावर इससे बड़ा होगा या छोटा होगा, और ये कौन बता रहा है, कोण हमारा बताता है कि उन्नयन कोण बन रहा है और अवनयन कोण बन रहा है। तो शीर्ष के साथ कितना डिग्री कोण बन रहा, सॉरी ये तो वही पतंग वाला डोरी बन गया था। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात आप सोचें कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो व्यक्ति खड़ा था यहाँ से कोण क्यों बनाए, यहाँ से कोण क्यों नहीं बनाए, देखता है तो सही बात है, क्योंकि आंख से ही देखेगा, पैर से तो देखेगा नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम पैर से कोण बना सकते हैं, तो किसी बच्चे के मन में अगर सवाल है कि सर 1.6 मीटर का व्यक्ति है तो यहाँ से कोण क्यों नहीं बना दिए, क्योंकि भाई वो आंख से देखेगा, पैर से नहीं देखेगा, ठीक है। तो ये इसका क्षैतिज तल होता और कितना डिग्री कोण बनाया है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 45 मीटर, क्योंकि देखिए अब वहाँ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि उनके बीच की दूरी, सॉरी यदि उनके शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, अरे कहाँ क्वेश्चन चल गया जी, क्या बोला जा रहा है, टावर से 45 मीटर दूर है, टावर से 45 मीटर दूर है वो जो व्यक्ति है। तो अब जरा बताइए क्या हम कैसे बना पाएंगे इसको, बहुत सारे लोग बना भी चुके होंगे, आपसे नहीं बन रहा है हमको पता है। यहाँ क्या करेंगे 30 है तो क्या होगा √3 1, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब बताइए ये 45 तो ये भी कितना, यहाँ देखिए ये 40 आ गया आंसर, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ से यहाँ 45 तो ये भी 45 होगा, यहाँ देखिए ये 45 ये 45 ही होगा। अब बताइए 45 तो है नहीं, कितना है √3 है, कितना गुना ज़्यादा 45 डिवाइडेड बाई √3। लेकिन हम समझिए अगर ये √3 नहीं होता, अगर ये 3 होता तो कितना गुना करना पड़ता 15, अगर ये 3 होता तो कितना गुना पड़ता 15, लेकिन ये 3 तो है नहीं, तो पहले इसको क्या कीजिए आप 3 बना दीजिए। तो 3 कैसे बनेगा, जब इसमें हम √3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √3 से गुना किया तो 3 हो गया और 15 से करेंगे तो 45 हो जाएगा। या एक दूसरा तरीका है, ये इतना गुना ज़्यादा, या एक दूसरा तरीका क्या होता है जो हर जगह आपके काम आने वाला है कि हमें बनाना कितना है 45, हमें बनाना है 45, तो इतना ही गुना कीजिए, इसमें 45 से गुना कीजिए, लेकिन कुछ हटाना भी तो है, क्या √3 हटाना है, तो इसको क्या कर दीजिए, क्यों, जैसे आप इस चीज़ को इससे गुना करेंगे ना तो ये √3 और √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात फंस जाता है, फंसता क्या है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा रैशनलाइज करना होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, रैशनलाइज को रैशनलाइज करना होता है, ठीक है। चलिए
परिमेयीकरण कहते हैं, यस याद आया, परिमेयीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे परिमेयीकरण क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है रूट वाले को कभी नीचे नहीं रहने देते हैं। तो यहाँ परिमेयीकरण करेंगे तो फिर क्या √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर समझ में आ रहा है बात। 15√3 यहाँ भी आना है, तो 15√3 से हमें इधर मल्टीप्लाई करना पड़ा जो दिया था, तो इधर भी कितना 15√3, इधर भी कितना, तो जैसे ही 15√3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 से ही करना है तो 15√3 आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया 15√3, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 1.6 मीटर। इधर तो गुना नहीं करेंगे क्योंकि ये दिया हुआ है, इधर 15√3 मीटर आया है। तो अब इसको हम अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 गुना 1.732 प्लस कितना 1.6 मीटर। अब क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1.6 मीटर ऐड कर देना है। ये हो जाएगा या बना दे उसको, हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, आगे क्वेश्चन करें हम लोग। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन है। देखिए, 2 खंभे जिनकी लंबाई 6 मीटर व 11 मीटर है धरातल पर खड़े हैं। यदि उनके तल स्तर की दूरी 12 मीटर है तो उनके ऊपरी बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर से समझिए, 2 खंभे जिनकी लंबाई 6 व 11 मीटर है, 2 खंभे जिनकी लंबाई 6 व 11 मीटर है, भूमि से कितनी दूरी पर है दोनों आपस में 12 मीटर पे। हमें क्या दोनों के शीर्षों के बीच की दूरी पता करनी है, हमें ये पता करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 12 मीटर तो यहाँ भी कितना, ये कितना है, पहला खंभा है कितना है 6 है, और ये टोटल कितना है 11। तो अगर ये 6 तो यहाँ से यहाँ तक कितना 6, तो ये कितना 5 हो गया। कोई दिक्कत, हमें क्या दोनों का शीर्ष का पता करना था। यहाँ पे एक तरीका होता है, ये कितना 12, ये कितना 5, तो ये कितना 13। पाइथागोरस प्रमेय से आता है ये। या तो आप सिंपली कर लीजिए ना, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ दीजिए 169 रूट जाएगा तो 13 आ जाएगा। एक तरीका और भी है कि हम लोग कंपटीशन में कभी भी ऐसे नहीं करते, सिंपली एक ट्रिपलेट होता है। किसी भी नंबर को अगर 1 2 कुछ भी रहे, ट्रिपलेट होता है। आप नंबर को देखकर डायरेक्ट ये बता पाएंगे, इधर रहेगा तो इधर बता पाएंगे, उस चीज़ को हम लोग सिखाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग ये बात कर रहे थे, ये समझ में आया। और अभी आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रिपलेट से अभी आप पाइथागोरस इससे ही करेंगे। इसके बाद हम लोग सिखाएंगे ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं हम लोग सेकंडों में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आगे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए जल्दी से। एक आयत में भुजा और विकर्ण के बीच 30 डिग्री का कोण है और विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे हम। आयत है, क्या बोल रहा है, भुजा और विकर्ण के बीच, ये आपका विकर्ण होता है, ये भुजा है, कितना डिग्री का 30 डिग्री का, और विकर्ण कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है। हमें क्या बताना है, उसका क्षेत्रफल बताना है आयत का। कैसे निकालेंगे भाई, क्षेत्रफल के लिए चाहिए होता है लंबाई चौड़ाई, दोनों अगर मिल जाए तो हम बता पाएंगे। आप बताइए 30 होगा तो इधर कितना √3, इधर कितना, इधर कितना, लेकिन दिया कितना है 6, कितना गुना ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा। तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना, कुछ समझ में आ रहा है, वेरी गुड। कैसे हुआ, फिर से समझिए। यहाँ पे 2 होता था हमारा अनुपात के हिसाब से, जो हम लोग पढ़े हैं उधर बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ 3 गुना करना पड़ा। 2 होता था, 6 दिया होता, 3 गुना, इधर भी 3 से गुना, इधर भी 3 से, तो ये लंबाई मिल गया 3, चौड़ाई मिल गया 3√3, दोनों को आपस में गुना किए 9√3। कहाँ पे, यहाँ पे, अगर मान लीजिए, वेरी गुड क्वेश्चन, अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर होता तो अब तो यहाँ सीधा सीधा नहीं हो पाता। तो हमने क्या बताया आपको, हमने बताया है कि जो चीज़ बनाना है आपको, हमें 2 था, हमें 7 बनाना है, तो 7 से गुना कर दीजिए। अब 2 को हटाना भी तो है, डिवाइडेड बाई 2। कैसे किए आप देखिए, 2 में आप गुना कर दिए किससे, 7/2 से, ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे कितने 7, यही तो बनाना था। तो इधर कितना 7/2 गुना, तो इधर कितना होगा, इधर कितना, हमें क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा, 7/2 लंबाई गुना चौड़ाई कितना है 7 7 49/4, 49/4√3 आंसर। समझ में आया, इस तरीके से होता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं और इसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे। देखिए, 2 खंभे जिनकी लंबाई 80 व 62.5 मीटर है, यदि उनके शीर्षों को मिलाने वाली रेखा धरातल से 45 डिग्री कोण बनाती है तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आया, अब स्पीड कर सकते हैं ना। क्वेश्चन है कि एक 62.5 मीटर का कोई खंभा है, या जो भी हो पोल वोल है, एक है 80 मीटर का,
और छोटा ही करते हैं थोड़ा सा। अब हमें क्या, दोनों के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, फिर से समझिए, दोनों यदि उनके शीर्षों को मिलाने वाली रेखा धरातल से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। अब एक जरा बताइए, दोनों का शीर्ष ये है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये जो रेखा है दोनों का शीर्ष को मिलाने वाली, ये धरातल से कोण कहाँ बना रहा है, नहीं बना रहा। तो हम लोग इस स्थिति में क्या करते हैं, इसी को हम लोग किधर बढ़ा सकते हैं, क्या ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। ये रेखा है, ध्यान रखना है, रेखा है तो बढ़ सकती है ना। धरातल दोनों के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, रेखा मीन्स लाइन, क्या होता है, बोथ साइड्स बढ़ सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे तो जब धरातल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, धरातल छोटे साइड ही मिलेगा। तो चलिए हम बढ़ाते हैं इसको अब हम क्या करते हैं, अंदर लिख दें, बढ़ाइए। धरातल से मिलाने वाली रेखा 45 डिग्री बनाती है धरातल के साथ। तो अब जरा बताइए, यहाँ 45 तो यहाँ भी होगा कितना, क्यों होगा 45? देखिए ये लाइंस को आप पैरेलल करेंगे तो दो पैरेलल लाइन, दो समानांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा और एकांतर कोण से, समझ में आया? तो यहाँ 45 तो यहाँ 45। अब ये 45 तो इधर कितना 1, इधर कितना 1, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 17.5। कैसे, टोटल कितना है भाई 80 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, इधर 62.5, तो यहाँ से यहाँ 62.5, टोटल 80 है। इसमें से ये घटाएंगे तो बचेगा। अब क्या सीधा सीधा क्वेश्चन थोड़े दे देगा कि ऊपर में इतना दिया हुआ है, इतना तो आपको फास्ट करना होगा। तो 1 से दिया हुआ था इतना, कितना गुना ज़्यादा, 17.5 गुना ज़्यादा। तो इधर भी तो एक ही है, तो इधर से भी कितना 17.5, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी 17.5। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और इस तरीके के सारे क्वेश्चंस इजी ही हैं। आई होप कि आप लोगों को, सभी लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। और पॉलिटेक्निक में के लिए बहुत होता है, और अगर कंपटीशन के लिए भी पढ़ रहे हैं ना तो बहुत अच्छा उम्मीद है कि अगर आप सारे क्लासेस को कर पाएंगे तो एक भी क्वेश्चन किसी बुक से नहीं छूटने जा रहा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक 2 मीटर लंबाई का व्यक्ति, सबसे लास्ट में होगा लेफ्ट कॉर्नर, मिल गया क्वेश्चन। एक 2 मीटर लंबाई का व्यक्ति एक फल प्राप्त करना चाहता है। एक 2 मीटर लंबाई का व्यक्ति एक फल प्राप्त करना चाहता है और जो खंभे पर है। यार ये तो बड़ा अजीब सिचुएशन है, फिर से सुनिए। एक 2 मीटर लंबाई का एक व्यक्ति फल प्राप्त करना चाहता है जो एक खंभे पे है। फल कहाँ पे है, खंभे पे है, ठीक है। अच्छा, जो खंभे पे है जिसकी लंबाई 10/3 मीटर है। यदि खंभे के तल स्तर से 4/√3 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो वह कोण ज्ञात करे जिस कोण से वह एक पत्थर को फेंके कि फल को जाकर लगे। क्वेश्चन समझ में आया, सारा चीज़ डाटा समझ में आया। क्या था, एक 2 मीटर का कोई लंबा व्यक्ति था और एक पोल पे फल है, उसको आप पाना चाहता है, उसको लेना चाहता है। अब आपको पता करना होगा कि जो आदमी से छोटा होगा पोल या बड़ा होगा। एक बात ध्यान रखना है, ऐसा नहीं सोचना है कि आदमी से हमेशा पोल बड़ा होता है। रोड पे हम देखते हैं पोल बड़ा होता है तो यहाँ भी बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, पोल का ऊंचाई 10/3 मीटर है कुल। तो 10/3 अगर आप भाग देंगे तो 3.33 आएगा, तो इससे तो बड़ा ही होना है। तो क्या होगा, पोल बड़ा होगा। टोटल ऊंचाई कितना, 10/3। बात समझ में आया? बोला जा रहा है कि इसके ऊपर में यहाँ कोई फल है और एक और दिया हुआ है और ये यहाँ से इसको पाना चाहता है। तो यहाँ से किस एंगल से पत्थर को फेंके कि क्या है, फल को जाकर लगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है कितना, कि ये जो आदमी है ना ये खंबा से 4/√3 मीटर की दूरी पर है। अब एक बात समझिए, ये अगर आदमी सीधा देखता तो क्या देखता, अगर सीधा ही फेंक देता, जिस नज़र से वो देख रहा है, अगर उधर ही फेंक देता पत्थर तो कुछ ऐसा फेंकता। लेकिन फेंकना कहाँ है, उसको फेंकना है यहाँ पे। हमें पूछ रहा है कि ये कोण कितना होगा, ठीक है। ये कौन पूछ रहा है, मजेदार क्वेश्चन है। तो अब आप जरा बताइए, अगर हम आपसे ऐसा बोल दें कि हम कुछ सॉल्व किए और सॉल्व करके ले आ दिए, इधर ला दिए √3 और इधर ला दिए 1, तब आप जरा बताइए, इधर √3 ला दिए, इधर 1 ला दिए, तो आप क्या कह पाएंगे कि भाई ये जो एंगल होगा कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि 60 में ही सामने √3 होता है, इधर 1 होता है। अगर हम कुछ ऐसा ले आ दें, इधर 1 और इधर √3, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो अभी हम लोग कुछ काम करते हैं, देखिए इधर 2 है तो इधर भी कितना होगा 2, यहाँ से यहाँ तक कितना। अब टोटल कितना है 10/3, तो ये कितना होगा 10/3 - 2। कैसे, क्योंकि कुल 10/3 है, ये 2 है तो घटा देंगे। तो ये जो होगा क्या होगा 10/3 - 2, 10/3 - 2। एलसीएम कीजिए, कितना एलसीएम करेंगे 3,
कितना होगा 10 माइनस 6 बराबर कितना, भिन्न का घटाव है, 4/3 ये कितना हो गया। 1/3 अब जब आप खुद सोच कर देखिए, हमने क्या बताया था कि जब 30 रहे तो इधर कितना 1, इधर √3, 60 रहे तो इधर √3, इधर 1, अब 45 रहे तो इधर भी 1, इधर भी 1, तो ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा ना। क्या हम लोग कर सकते हैं कि इधर 1 बना दें? बिल्कुल कर सकते हैं। 3/4 से मल्टीप्लाई, तो इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा क्या। देखिए ये 4/√3 है तो ये भी तो 4/√3 ही होगा। तो अब बताइए इधर भी हम लोग 3/4 से करना होगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी करना होगा। हमने अभी बताया था वो बच्चों वाली केस ए और बी जो था, 1 और 2 जो था अनुपात था शुरू में। तो अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल, और ये कितना है 4/√3 है ना। अब देखिए पहले इसको कैंसिल कर लें, यहाँ तो 1 हो गया इस साइड, ये कितना हो गया, समझ में आया कैसे। इधर देखिए क्या 4 कैंसिल, ये √3 है, ऊपर में 3 है। अब जरा बताइए 3 का मतलब क्या होता है। वेरी गुड, √3 × √3, 2 को √3, तो इस 3 का मतलब है कि 2 √3 है, तो एक √3 इससे कटेगा तो बचेगा ऊपर में 1 √3, तो फाइनली ऊपर में कितना बचा √3, इधर कितना बचा 1। तो ये कितना डिग्री एंगल होगा 30 डिग्री। कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा है 30 डिग्री में ऐसा कुछ होता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास समझ आया होगा, और अगले क्लास में हम लोग इससे हटके जो टॉपिक्स हैं उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक हम आपको बताते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई आदमी है, कोई सड़क पे खड़ा है और किसी बादल को वो देख रहा है, और जब अभी देख रहा था तो यहाँ पे बना रहा था कितना डिग्री का अवनमन कोण बनेगा क्या, यहाँ पे अवनमन कोण, वाह वेरी गुड, उन्नयन कोण बनेगा ना, बादल को देख रहा है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और उसका मन क्या किया कि हम चलिए और सामने से देखते हैं, तो और वो स्पीड में कुछ दौड़ा और यहाँ पहुँच गया और उसके बाद देख रहा है। अब कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री। तो इस टाइप्स के लिए बात करेंगे। अब मान लीजिए ये ऊंचाई दिया है, आपको बोल देगा कि कितना दूरी वो चल कर गया, आपसे पूछ दे, या बोलेगा क्या स्पीड से चल कर गया, या कभी ऐसा पूछ दे कि अभी इतना दूर था तो अभी कितना दूर होगा। समझ में आ रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब 30 से 60 हो, 15 से 30 हो, 15 से 45 हो, या पहले मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से पहले 45 डिग्री हो फिर 60 होता है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इस टाइप्स का क्वेश्चन होगा और एग्जाम में आए हुए भी हैं। तो आई होप कि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे हमारे चैनल को, और जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो लोग तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।